Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you all daily current analysis covering 26th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. It is about Raisena Dialogue 2022. So, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 7th edition of this Raisena Dialogue 2022. And ये inauguration April 25th को की गई है. And this is going to be a 3-day event. ये April 25th से लेकर till 27th April तक ये event conduct करवाया जाएगा. नाउ इस रायसेना डायलॉग में यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवेंट. एंड यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि रायसेना डायलॉग दिस इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप मल्टीलेटरल फॉरेन पॉलिसी एंड जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस. हमने इस पूरे डायलॉग को सिंगापुर के शांग्री-ला डायलॉग के बेसिस के ऊपर डेवलप किया है. So this has been designed on the lines of Singapore's Shangri-La Dialogue. ये कॉन्फ्रेंस इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है एंड दिस इज स्ट्रक्चर्ड एज अ वेरी मल्टी स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस और डायलॉग. एंड इसके अंदर क्रॉस सेक्टरल डिस्कशंस भी होती हैं एंड वैरायटी ऑफ ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स जिसमें चाहे वो हेड ऑफ स्टेट्स हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, ऑल ऑफ देम दे पार्टिसिपेट. अलॉन्ग विद दिस इस डायलॉग में जो मेजर प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी वेलकम किया जाता है एज वेल एज द मेंबर ऑफ मीडिया एंड एकेडेमिया. सो दिस इज़ बेसिकली एन एंटायर फ्लैगशिप इवेंट जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसीज़ और जियो इकोनॉमिक जो इवेंट्स हैं या फिर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन्हें लेकर यहाँ पे डायलॉग और डिस्कशन किया जाता है. याद रखिएगा कि ये हमने सिंगापुर के शांग्री-ला डायलॉग के बेसिस पे इसे डिज़ाइन किया है. नाउ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेम रायसेना. सो दिस नेम रायसेना डायलॉग दिस कम्स फ्रॉम द हिल विच इज़ रायसेना हिल. एंड दिस रायसेना हिल इज़ बेसिकली एन एलिवेशन विच इज़ प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में एक एलिवेशन है. एंड दिस एलिवेशन इज़ होम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as well as even the president's palace is over here, Rashtrapati Bhavan is here. So Raisena Dialogue Raisena Hills से derive होता है which is the home to government of India. तो कुछ important चीज़ें जो हमने यहाँ पे नोट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी 2022 का जो रायसेना डायलॉग हो रहा है दिस इज़ द 7th एडिशन. जो फर्स्ट एडिशन थी वो सबसे पहले 2016 में कंडक्ट की गई थी. 2016 में रायसेना डायलॉग का फर्स्ट एडिशन था. एंड इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है दैट इज़ टू नो द थीम ऑफ द रायसेना डायलॉग दिस ईयर. सो द थीम ऑफ रायसेना डायलॉग 2022 इज़ टेरा नोवा, इम्पैशन्ड, इम्पेशेंट एंड इम्पेरल्ड. एंड यहाँ पे कुछ 6 थीमेटिक पिलर्स को डिस्कस किया जाएगा जिसके अलॉन्ग ये पूरा पिलर को डिज़ाइन किया गया है which includes rethinking democracy जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी को लेकर डिस्कशन होगी. एंड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, अ नेटवर्क ग्लोबल ऑर्डर, वाटर कॉकेसस जिसके अंदर हमारे पास जो टर्बुलेंट टाइड्स आ रही हैं इंडो पैसिफिक में उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कम्युनिटीज़ फर्स्ट विच आर रिस्पॉन्डेड टू हेल्थ एंड डेवलपमेंट एंड प्लानट, अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशन, सैमसन वर्सेस गोएलिथ. इसके अंदर हमारे पास जो परसिस्टेंट और रिजल्टेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इसको अलॉन्ग विद जो हमारे टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हो रहे हैं इसके साथ इन सारे इवेंट्स को लेकर यहाँ पे डिस्कशन होने वाली है. तो डायलॉग याद रखेंगे टेरा नोवा, इम्पेशेंट, इम्पैशन्ड एंड इम्पेरल्ड. सो व्हाट इज़ दिस रायसेना डायलॉग? तो जैसा कि हमने कहा कि ये इंडिया का फ्लैगशिप या फिर ये इंडिया की प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है जिस पे जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है. एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 2016. एंड इसके अंदर जो भी ऐसे इश्यूज़ जो कि ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है उन्हें यहाँ पे एड्रेस किया जाता है.
Then the most important thing, this entire dialogue is organized by Ministry of External Affairs along with partnership of Global Research Foundation ORF. Global Research Foundation along with Ministry of External Affairs, ये दोनों मिलकर इस रायसीना डायलॉग को ऑर्गेनाइज करते हैं. इस कॉन्फ्रेंस में हमने जैसा कि डिस्कस किया, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ऑल ऑफ देम दे कम टुगेदर. एंड एवरी ईयर यहाँ पे स्टेट ऑफ वर्ल्ड, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या किस तरह से कॉपरेशन हो सकती है ऑन डिफरेंट मैटर्स, उन्हें लेकर यहाँ पे डिस्कशन की जाती है. एंड दिस रायसीना डायलॉग, बिकॉज दिस इज़ इंडियाज़ फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस, तो ये हर साल इंडिया में ही कंडक्ट की जाती है. इससे पहले 2021 में रायसीना डायलॉग वर्चुअली कनेक्ट करवाया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19. एंड इस साल 2022 में ये जो रायसीना डायलॉग है ये इन पर्सन फॉर्मेट के अंदर कंडक्ट करवाया जा रहा है. ना यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू नो व्हाट इज़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF. तो याद रखेंगे, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक विच इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली. एंड इनके 3 सेंटर्स भी हैं, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, बट दिस इज़ बेसिकली बेस्ड इन न्यू दिल्ली. And this Observer Research Foundation, it seeks to lead and aid policy thinking towards building a strong and prosperous India. हमारे पास पॉलिसी थिंकिंग की तरफ दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो कि अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देता है. एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इंडिया टू डिस्कवर द डिफरेंट चॉइसेस. यहाँ से हमारी जो इंडियन वॉइसेस हैं ये उन्हें कैरी करता है टू दिस ग्रेट फोरम which is shaping the global debates. इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस फाउंडेशन में नॉन पार्टिसन, इंडिपेंडेंट, वेल रिसर्च एनालिसिस किया जाता है. एंड ताकि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, उनको यहाँ से इनपुट मिल सके अलॉन्ग विद बिजनेस कम्युनिटीज़, एकेडेमिया एंड सिविल सोसाइटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. दिस इज़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर दोनों की कोलैबोरेशन के साथ इस इवेंट को कंडक्ट करवाया जाता है. मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट द पिटिशंस विच आर चैलेंजिंग द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370. आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की गई, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे ख़त्म किया गया. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ पिटिशंस डाली गई हैं. And in this regard, Chief Justice of India has said that they would discuss this with other judges after the summer vacations. So, अगर हम आर्टिकल 370 का ये पूरा इशू का बैकग्राउंड देखें तो बेसिकली ऑन 5th August 2019, President of India, in exercise of their power which was conferred by Clause 1 of Article 370, issued Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 2019. इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की एंड इट इज़ नॉट रिवोक्ड इट. सो अक्टूबर 17, 1949 में आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एंड इसे एज अ टेम्परेरी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था. एंड दिस बेसिकली एग्जेम्प्टेड जम्मू एंड कश्मीर and permitted it to draft its own constitution, and it also restricted the Indian Parliament's legislative powers in Jammu and Kashmir. And this was introduced into the draft constitution by N. Gopalaswamy Agyankar as Article 306A. तो पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली एज आर्टिकल 370 1949 में इसे एज अ टेम्परेरी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया. सो अंडर दिस आर्टिकल 370, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर was empowered to recommend which articles of Indian Constitution should apply to their state. तो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको ये पावर दे दी गई थी कि आप अपने हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर अप्लाई कीजिए. एंड देन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर इट, लेकिन उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट किया था. एंड आर्टिकल 370 का जो क्लॉज 3 है,
it gives President of India the power to amend its provision and its scopes. एंड जितना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 370 है उतना ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 335A. आर्टिकल 35A. Article 35A, it basically stems from Article 370 only, and this was introduced through a presidential order in 1954. Presidential order के थ्रू इसे 1954 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, and this was done on the recommendation of Jammu and Kashmir Constituent Assembly. And इस आर्टिकल 35A से क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर ने ये डिफाइन किया that the permanent residents of Jammu and Kashmir and their special rights and privileges, and इसे Appendix 1 of the Constitution के अंदर ऐड किया गया. So however 2019 में हमारा जो Constitution Application to Jammu and Kashmir Order 2019 आता है, इसने इस Presidential Order of 1954 को रिप्लेस कर दिया. एंड इसके तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी पास किया गया. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन 2019. एंड इस बिल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को 2 यूटीज़ के अंदर डिवाइड किया गया था इनटू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टेट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ यूटी. एंड यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है, दिस विल ऑल्सो हैव एन असेंबली जस्ट लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी. सो नाउ जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है, इट हैज़ नाउ 5-year टर्म, नॉट 6. पहले 6-year टर्म होता था, अब 5-year टर्म होगा. एंड सेक्शन 32 जो जम्मू एंड कश्मीर 2019 बिल में डाला गया है, दिस बेसिकली proposes that the assembly can make laws on any subject of the state and the concurrent list except for subjects which are related to public order and police. पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को लेकर दिल्ली, जिस तरह दिल्ली में लॉ नहीं बना सकती, दिल्ली लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट नहीं बना सकती, सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली भी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसे छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर अपने लॉज बना सकती है. So the special status which was provided to Jammu and Kashmir under Article 370, it was abolished. Now, because of this, Jammu and Kashmir will no longer have their separate constitution or their separate flag or anthem. And now, Jammu and Kashmir की जो citizens हैं, they will also not have dual citizenship. And as the new UT of Jammu and Kashmir, now this will be subjected to the Indian Constitution. And now the citizens of Jammu and Kashmir, they will now have fundamental rights, those which are mentioned in Indian Constitution. Similarly, Article 360, which is used to declare financial emergency, it will also be applicable to now Jammu and Kashmir. So all the laws that are passed by Parliament will now be applicable in Jammu and Kashmir, including the Right to Information Act and Right to Education Act. साथ ही में इस एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रणबीर पीनल कोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉलो होता था. नाउ दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इंडियन पीनल कोड. आर्टिकल 35A, which originated from the provision of 370, it now stands null and void. So these were the main provisions of Article 370. However, there are petitions which are challenging the abrogation of the special status of Jammu and Kashmir. And now Supreme Court has decided that they will discuss this issue after the summer vacations. आगे बढ़ते हैं. तो तमिलनाडु असेंबली ने 2 बिल्स पास किए हैं जिसमें बेसिकली गवर्नर की जो पावर है, जिसके थ्रू गवर्नर कैन अपॉइंट वाइस चांसलर, इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है टू द स्टेट गवर्नमेंट. एंड इसे लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है दैट दीज बिल्स वर नीडेड एज द गवर्नर वाज डिसरिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स ओपिनियन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स. और ऐसा ही आर्ग्यूमेंट पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी पास्ट में कर चुकी हैं. ना अगर हम यहाँ से देखें कि वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर जो रूल्स हैं, they have a wide variation if we talk about different states. तो इसमें काफ़ी open field रह जाता है in terms of dispute, and particularly in cases where there are sharp political differences between state and the center,
which appoints the governors. तो जो बिल्स तमिलनाडु ने पास किए हैं, इट्स बेसिकली स्ट्रेसेस दैट एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर शुड बी मेड बाय गवर्नमेंट from out of a panel of 3 names which are recommended by a search cum selection committee. तो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी एंड वो 3 नेम्स रिकमेंड करेंगे और उनमें से गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको वाइस चांसलर बनाया जाए. Currently, governor is the chancellor of the state universities, and in his capacity, governor has the power to pick the vice chancellors from the shortlisted names. इसके अलावा बिल में स्टेट गवर्नमेंट को भी इम्पावर किया गया है टू हैव अ फाइनल वर्ड ऑन द रिमूवल ऑफ वाइस चांसलर्स एज वेल इफ नीडेड. तो जो रिमूवल है दिस विल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और अ ब्यूरोक्रेट हु हैज सर्व्ड एटलीस्ट चीफ सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बिल्स. तो ये जो इशू हाईलाइट हुआ है अभी फ़िलहाल तमिलनाडु की वजह से हाईलाइट हुआ है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने गवर्नर की जो पावर है जिसके थ्रू गवर्नर कैन अपॉइंट वाइस चांसलर, इसे कर्टेल किया है. इन दिसंबर महाराष्ट्र असेंबली ऑल्सो पास्ड अ बिल विच अमेंडेड द महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2016. ओरिजिनल एक्ट के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर द महाराष्ट्रन गवर्नमेंट हैड नो से. But if the changes take place, now the governor will be given 2 names to choose from by the state government. The state government names देगी and governor now will have to choose from those 2 names. Similarly, 2019 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी गवर्नर की जो अथॉरिटी है जिसके थ्रू वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाता है टू स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इसे वापस ले लिया था. And this also hinted about removing governor as the chancellor of the university as well. Similarly, Kerala भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आता है. Here, governor alleged that the appointment of the vice chancellors was done against his wishes. तो ये इशू काफ़ी बार उठ चुका है. So now we need to understand what is the basic root of these differences. Now अगर हम वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की बात करें, so the elected government has repetitively accused the governors of acting behest of the center on various subjects. यहाँ पे center versus state का issue आ जाता है. State government से कह रही हैं कि जो governor है they are acting pro center on various subjects including education. And the regulations they differ from state to state and they are open to interpretation and disputes as a routine. इनफैक्ट अब तो जो तमिलनाडु जो बिल्स लेकर आया है इस केस में तो स्टेट गवर्नमेंट को अपर हैंड दे दिया गया है इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स बाय साइटिंग द एग्जांपल ऑफ गुजरात एंड तेलंगाना. वेयरएज अगर हम कर्नाटका, झारखंड और राजस्थान की बात करें, यहाँ पे जो स्टेट लॉज हैं दे बेसिकली अंडरलाइन द नीड फॉर कॉन्क्यूरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नर. एंड यहाँ पे जो कॉन्क्यूरेंस टर्म यूज़ की गई है या फिर कंसल्टेशन की बात करें, these are absent from the state legislation in most of the cases. Then इसके बाद क्वेश्चन आता है that what is the role of UGC in this particular case. यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर करनी होगी that education it comes under concurrent list. But 66th entry of union list जिसके अंदर coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technological institutions दिया गया है, इससे स्टेट को एक पावर मिल जाती है ओवर द हायर एजुकेशन. वैसे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन जो यूनियन लिस्ट की 66th एंट्री है उससे सेंटर को हायर एजुकेशन के केसेस में पावर मिल जाती है. सो यूजीसी बेसिकली इट प्लेज अ स्टैंडर्ड सेटिंग रोल इवन इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर and other academic staffs of universities and colleges, बाकी measures for maintenance of standards in higher education, ये यहाँ पे इसे maintain करते हैं. So according to the UGC's regulations as well, जो chancellor हैं जो कि mostly governor होते हैं in a particular state, so the chancellor appoint the vice chancellor out of the panel of names which is recommended by the search cum selection committee. आगे बढ़ते हैं. So, the United States Commission on International Religious Freedom, it has recommended India to be designated as the country of particular concern.
तो यूएस कांग्रेस ने इस क्वाजी जुडिशियल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया था एंड दिस हैज़ रिकमेंडेड द यूएस गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट इंडिया along with the other nations as the country of particular concern. इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इसके अलावा 11 और नेशंस हैं जिसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने रिकमेंड किया है. एंड दिस इज़ डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. India has in the past said that this American body on international religious freedom has chosen to be guided only by its biased nature on matter it has no locus standi. And जो US Commission on International Religious Freedom की जो recommendations हैं, these are also not binding on US government. ये आपको याद रखना होगा कि जो recommendations हैं, these are not binding by US government. इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान एंड देन बर्मा, एरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड मैनी मोर कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको कि कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इस कमीशन ने रिकमेंड किया है. इस तरह की रिकमेंडेशन यूएस गवर्नमेंट को लास्ट ईयर भी दी गई थी, लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था एंड प्रीवियसली भी इंडिया ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है. Moving ahead, our next news article is related to the global military spending. So, a new data on global military spending has been published by the Stockholm International Peace Research Institute. तो Stockholm International Peace Research Institute ने global military spending को लेकर new data release किया है. And according to this, the military spending continued to grow in 2021. In 2021 में मिलिट्री स्पेंडिंग 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुकी है. हाउएवर 2021 एक ऐसा ईयर है जब हर एक कंट्री इकोनॉमिक फॉल आउट फेस कर रहा है बिकॉज ऑफ पैंडमिक, बट स्टिल द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इट कंटिन्यू टू ग्रो. एंड 2021 में जो टॉप 5 स्पेंडर्स रहे हैं, दीज आर यूएस, फॉलोड बाय चाइना, देन इंडिया, UK and Russia. These are the top spenders in the year 2021. And in सब countries को मिलाकर 62% globally military spending in top 5 countries ने किया है. और इसमें भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ US और चाइना दोनों की contribution देखें तो इन दोनों ने मिलाकर 52% जो global military spending में contribute किया है. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर. इंडिया ने 76.6 बिलियन डॉलर्स का जो स्पेंडिंग है वो की है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग. 2020 के कंपैरिजन में इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो कुछ 0.9% अप गई है, वेराज अगर हम इसे 2012 के कंपैरिजन में देखें देन इट इज़ 33% फ्रॉम 2012. And the reason is the ongoing tensions, the border dispute that we are facing with China and Pakistan, and the occasional spillover, into the armed clashes. And India की जो priorities रही हैं, that is to modernize their armed forces and to, build self-reliance in the arm production. आगे बढ़ते हैं. हमारा next news article World Malaria Day के बारे में है. So each year, 25th April is celebrated as World Malaria Day. It is observed as World Malaria Day. Well, this is done to highlight the need for sustained political commitment and continued investment so as to prevent and control malaria all across the world. And इस साल World Malaria Day के लिए जो theme है, the theme for year 2022 is Harness Innovation to Reduce Malaria Disease Burden and Save Lives. तो ये थीम याद रखेंगे, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स. सो दिस डे इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज डिस्पाइट बीइंग अ ट्रीटेबल डिजीज, malaria still continues to impact the livelihood of people all over the world. According to WHO, in year 2020, around 241 million new cases of malaria was there and resulted in more than 6 lakh fatalities due to malaria in 85 countries. And
मेनली हम अगर अफ्रीकन रीजन की बात करें, सो मोर देन 2/3 ऑफ द रिपोर्टेड फर्टिलिटीज वर अमंग द चिल्ड्रन हु वर बिलो द एज ऑफ 5. Moving ahead, our next news article is about labor force participation. So, according to a new data which has been released by the Center for Monitoring Indian Economy, the labor participation has dipped to 40%. Now, इससे पहले अगर हम 2016 और 17 का डाटा देखें तो तब जो लेबर पार्टिसिपेशन थी दैट वाज अबव 46%. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, द डाटा फॉर 2021 and 2022, the labor force participation has decreased to 40% only. So only 40% Indians who are in the age of legal working age, they were either employed or they were looking for jobs in 2021. And before this, in 2016 and 2017, it was 46%. तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो श्रिंक हुई है फ्रॉम 445 मिलियन टू 435 मिलियन इन 6 years. And currently around 1085 million Indians, who are at age of 15 or above, they can be legally employed. And यहाँ पे अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन विमेन की बात करें, which was already in low, double digits, it has declined even further. 2016 और 17 में विमेन पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो इट वाज अराउंड 15%. 15% ऑफ द विमेन दे वर ईदर एम्प्लॉयड और दे वर लुकिंग फॉर जॉब्स. लेकिन 2021 एंड 2022 में आते ही ये जो मेट्रिक है ये भी ड्रॉप हुआ है एंड इट हैज़ ड्रॉप टू 9.2%. इसके अलावा अमंग मेन ओनली जो पार्टिसिपेशन रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है. पहले 74% था, ये डिक्लाइन होकर 67% रह चुका है. एंड ये जो डिप है पार्टिसिपेशन रेट में, ये अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हायर है. एंड अगर हम स्टेट वाइज देखें तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है एक्सेप्ट फॉर राजस्थान. एंड द स्लाइड वॉज मोर प्रोनाउंस्ड इन 2 southern states, with high participation rate to start with, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Andhra Pradesh had participation rate of 54%. Tamil Nadu had the participation rate of 56% respectively in 2016. लेकिन यहाँ पे बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखने के लिए मिला है. 2016 और 2017 में अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेशन रेट तमिलनाडु के लिए 20% से फॉल की है और आंध्र प्रदेश के लिए 17% से फॉल की है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज के इस वीडियो लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन्हें हमने डिस्कस किया. इन करंट अफेयर से रिलेटेड आप MCQ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दीज क्वेश्चंस विल बी मेड अवेलेबल टू यू. प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एंड दैट इज़ ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे. I will see you all in my next one. Thank you so much. Thanks for watching.